Hello and welcome to Exam Quest. I hope all of you are doing great. आज आज हम फर्स्ट और सेकंड दोनों का ही एनालिसिस कवर करेंगे। इंपॉर्टेंट पीसेस ऑफ न्यूज़ कवर कर लेंगे। कल आपकी क्लासेस नहीं हुई थी, कुछ इलेक्ट्रिसिटी इशू था। यू मस्ट बी नोइंग कि मॉनसून इज क्रेजी दीज डेज, तो उसके कारण यहाँ पे लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, पावर कट के इश्यूज आ रहे हैं। तो कुछ दिन तो ये ऐसा चलेगा। इसकी वजह से आपकी क्लासेस भी आपको थोड़ी लेट आजकल मिल रही हैं, क्योंकि दिन में पावर कट होता है। जैसे ही ये प्रॉब्लम थोड़ी सॉल्व हो जाएगी तो होपफुली चीजें ट्रैक पे आ जाएगी। तब तक के लिए थोड़ा सा आप लोगों को भी एडजस्ट करना पड़ेगा। सो विदाउट एनी फर्दर अड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड और अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन थोड़ा लंबा होगा क्योंकि दोनों ही दिनों के न्यूज इसमें इंक्लूडेड है। सो पहली न्यूज है अबाउट द स्क्रैम्बल ऑफ फॉर फर्टिलाइजर्स। न्यूज सिर्फ इतनी सी है, अगर आप ये वाली लाइन भी पढ़े तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। अ गुड मॉनसून हैज मेंट फार्मर प्लांटिंग मोर खरीफ क्रॉप्स, पुशिंग अप फर्टिलाइजर डिमांड, दिस एंड अ सप्लाई शॉर्टफॉल ड्यू टू डोमेस्टिक प्रोडक्शन एंड इम्पोर्ट्स। क्या कह रहे हैं? एक मिनट। सो ऑथर कह रहे हैं कि देखो, खरीफ सीजन में इस बार सोइंग बहुत अच्छी हुई थी। और ये क्यों हुई थी? बिकॉज ऑफ गुड मॉनसून। हमने पढ़ा था दैट जैसे ही खरीफ का सोइंग टाइम आया था, उस समय पे मॉनसून पूरे इंडिया को कवर कर चुका था, एंड दैट वाज बिकॉज मेडन जूलियन ऑसिलेशन का कन्वेक्टिव फेज उस समय पे एक्टिव था, या लो फेज उस समय पे एक्टिव था। उसकी वजह से काफी अच्छा मॉनसून हमारे यहाँ हुआ है, और कुछ ज्यादा ही अच्छा अब हो रहा है ना। इतना अच्छा तो चाहिए भी नहीं था जितना अच्छा अब हो रहा है। तो खरीफ सोइंग अच्छी हुई उसके कारण। एंड अल्टीमेटली जब खरीफ सोइंग अच्छी हुई तो जो फार्मर्स थे उन्होंने अपना एक्रीज बढ़ा दिया। मतलब उन्होंने जो अपना पर यूनिट एरिया था अंडर क्रॉपिंग, उसको इंक्रीज कर लिया। तो उस इंक्रीज के लिए उनको चाहिए थे फर्टिलाइजर्स। तो मे बी गवर्नमेंट ने या डिमांड में भी अंडरस्टेट करी, या बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर्स और जो एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स रह रही हैं उनकी वजह से फर्टिलाइजर क्रंच देखा गया, और जिसके कारण अल्टीमेटली फार्मर्स को फर्टिलाइजर्स की क्यूज में, बड़ी बड़ी क्यूज में खड़े रहना पड़ा, और कुछ फर्टिलाइजर्स की डिमांड पूरी नहीं हुई। अब ये डिमांड पूरी ना होने से क्या होता है? आर्टिकल सिर्फ इतना सा है, इन्होंने इतना सा बताया है, और आगे पॉलिसी लेसन्स दिए हैं जो हम अभी डिस्कस कर लेंगे। बट इसके बियॉन्ड थोड़ा देखते हैं। देखो, डिमांड पूरी नहीं हुई। अब इसके कारण क्या हुआ कि एक तो जितना फायदा हम उठा सकते थे, जो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी आई थी बिकॉज ऑफ गुड मॉनसून, वो हमने मिस कर दी। बिकॉज ऑफ फर्टिलाइजर्स हमारे पास इतने अवेलेबल नहीं थे, राइट? दूसरे, एक प्रॉब्लम इसमें और हुई कि ऐसे कुछ फार्मर्स थे, मार्जिनल फार्मर्स। हमारे यहाँ ऑलमोस्ट 85% स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं। सो कुछ ऐसे फार्मर्स थे जिन्होंने अपना, जो ये एक्रिएज में बोल रही हूँ, पर यूनिट एरिया नहीं बढ़ाया। ठीक है, दे डिड नॉट इंक्रीज द एरिया। बट अल्टीमेटली जब ये फर्टिलाइजर क्रंच हुआ तो फार्मर्स ने होर्डिंग करना चालू कर दिया। अब डिमांड सप्लाई में मिसमैच के कारण प्राइसेस बढ़ गए। जो फर्टिलाइजर्स के प्राइस थे वो इवेंचुअली बढ़ गए, तो जो ये स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर था ना, इसके लिए भी कॉस्ट इंक्रीज हो गई। अब इसने ना तो अपना एरिया बढ़ाया था, बट इसके लिए कॉस्ट फिर भी इंक्रीज हो गई, बिकॉज इसको फर्टिलाइजर महंगा पड़ गया। इनपुट कॉस्ट इसकी इंक्रीज हो गई अल्टीमेटली। सो दिस इज द प्रॉब्लम। अगर कोई भी इनपुट कॉस्ट कम बढ़ जाती है तो ठीक है, तो इसके कारण ज्यादा सफर कौन करता है? स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। ऑल राइट। और वी नो कि एग्रीकल्चर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा सा फर्टिलाइजर डिस्कस कर लेते हैं। पूरा आर्टिकल आपको समझ आया? बस इतना, ये लाइन इस आर्टिकल का क्रक्स था। जो हमने ये फ्लो चार्ट यहाँ डिस्कस किया, ये इस आर्टिकल में लिखा था। इसके आगे कुछ पॉलिसी लेसन दिए हैं जो हम डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आपको फर्टिलाइजर्स की कुछ एक क्लियर सी पिक्चर मिल जाए, क्योंकि फर्टिलाइजर्स बहुत ज्यादा न्यूज में आजकल हैं। ऑल राइट। सो वी नो दैट विद ग्रीन रेवोल्यूशन कमिंग इन, ग्रीन रेवोल्यूशन के आने से क्या हुआ? HYV सीड्स की इंट्रोडक्शन हुई, जिसको यील्ड अच्छी होने के कारण हमने, करने के लिए हमने फर्टिलाइजर्स का यूज करना शुरू किया। केमिकल फर्टिलाइजर्स मार्केट में आए। उससे पहले हम बायो फर्टिलाइजर्स या कंपोस्ट या नेचुरल मेथड्स पे ज्यादा रिलाई करते थे। तो फर्टिलाइजर, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स थे वो मार्केट में आए। अब इनके साथ प्रॉब्लम क्या है? देखो, हम तीन तरह के
पहले तो मैं क्लासिफिकेशन ही आपको बता देती हूँ। दो तरह के फर्टिलाइजर्स होते हैं, सॉरी, दो तरह के फर्टिलाइजर्स नहीं, दो तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो सॉइल को चाहिए, जो ये केमिकल फर्टिलाइजर्स जिनकी कमी पूरी करते हैं, मैक्रो और माइक्रो। मैक्रो में फर्दर प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अब प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, एनपीके, जो सॉइल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन सॉइल के लिए और कुछ सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स भी इंपॉर्टेंट है, जैसे सल्फर है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की अगर हम बात करें तो इसमें आता है जैसे आयरन, जिंक, कॉपर। और इन्हीं की कमी पूरी करने के लिए हम ये केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज अपनी क्रॉप में करते हैं। हमारे इंडिया में मेनली हम तीन तरह के फर्टिलाइजर्स हैं जो यूज कर रहे हैं। एक तो यूरिया बेस्ड, देन डीएपी, डायमोनियम फॉस्फेट, एंड म्यूरिएट ऑफ पोटाश। तो ये तीन बहुत ज्यादा इनका प्रचलन है, और इनका प्रचलन ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम से चला आ रहा है। तो जो फार्मर्स हैं वो हैबिचुअल हैं कि उनको ये तीनों यूज करने हैं। इनके ऑल्टरनेटिव्स भी आ चुके हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो हमने डोमेस्टिकली हम बना रहे हैं ताकि इम्पोर्ट डिपेंडेंस अपनी कम कर सके। बट फार्मर्स इतने हैबिचुअल हैं कि वो मेनली इन्हीं को प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो मेन इनका मार्केट में बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड है यूरिया, डीएपी और एमओपी। यूरिया इज 46% नाइट्रोजन, राइट। यूरिया की बात करते हैं तो यूरिया मेनली हम इंपोर्ट पे डिपेंड रहते हैं, ऑल दो हम 85% है जो डोमेस्टिकली अपनी डिमांड 85% पूरी कर सकते हैं। बट इसको बनाने के लिए जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस की जरूरत होती है वो हम इंपोर्ट करते हैं। तो अल्टीमेटली यूरिया से हमारा इंपोर्ट बर्डन बढ़ता है, हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स को प्रॉब्लम होती है। पहला देख लिया हमने। और ये क्या है, 46% नाइट्रोजन। देन डीएपी की बात करें तो इसमें डायमोनियम फॉस्फेट, तो फोस्फोरस इसमें 46% है एंड 18% है नाइट्रोजन। इसके साथ प्रॉब्लम ये है, सबसे प्रॉब्लमेटिक यही है, और इसकी सप्लाई भी हम पूरी नहीं कर पाए इस सीजन में भी, मानसून सीजन में भी सबसे ज्यादा सप्लाई क्रंच इसी का रहा। और वो क्यों हुआ? अब जैसे 85% ही सही, बट हम डोमेस्टिकली तो प्रोड्यूस कर रहे हैं, भले ही एलएनजी बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। डीएपी में हम जो रॉक फॉस्फेट है वो भी इंपोर्ट करते हैं, जो इंटरमीडिएट चाहिए इसको बनाने के लिए, इंटरमीडिएट लेवल पे जो चीजें चाहिए वो भी हम इंपोर्ट करते हैं। और फाइनल गुड भी ऐसा है कि हम इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, अगर फाइनल गुड भी करना है तो वो भी इंपोर्ट करेंगे, इंटरमीडिएट भी इंपोर्ट करना पड़ेगा, और जो इसका रॉ मटेरियल होगा रॉक फॉस्फेट वो भी हमको इंपोर्ट ही करना पड़ेगा। सो अल्टीमेटली एवरीथिंग इज इम्पोर्टेड। ठीक है, म्यूरेट ऑफ पोटैश ये 60% पोटेशियम। एंड चाइना, कनाडा, जॉर्डन, इन कंट्रीज से हम मेनली इनको इंपोर्ट करते हैं, दिस एमओपी। ठीक है, अब देखो सबसे ज्यादा चलन किसका है? यूरिया का, क्योंकि इस पे मिलती है सब्सिडी। सब्सिडी का अगर आपको मैं रफ आइडिया दूं तो ऑलमोस्ट 0.5% ऑफ आर जीडीपी हम सब्सिडीज में देते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजर सब्सिडी में 0.5% ऑफ जीडीपी हिस्सा खत्म हो जाता है। ऑल राइट, सो सब्सिडीज दी जाती है, दो तरह की सब्सिडीज होती है। एक तो यूरिया बेस्ड है जिसमें स्टेचूटरी लिमिट, एक स्टेचूटरी सीलिंग या बेसिकली प्राइस सीलिंग मैकेनिज्म है यूरिया के लिए, कि इससे ज्यादा आप मार्केट में नहीं बेच सकते। हाँ, जो आपको प्रॉफिट में कमी आ रही है वो गवर्नमेंट आपको पैसे देगी, जो भी वेंडर्स हैं या जो भी शॉपकीपर्स हैं या प्रोड्यूसर्स हैं। ऑल राइट, सो ये है यूरिया बेस्ड सब्सिडी। तो देखो यार, एक स्टेचूटरी लिमिट है जो कि बहुत कम दामों पे इनको मिल जाता है, ऑलमोस्ट 48 रुपीज में 46 किलो, कुछ बहुत मिनिमल से प्राइस पे मिल जाता है। इसके कारण जो फार्मर्स है उनमें टेंडेंसी है कि वो यूरिया बहुत ज्यादा यूज करते हैं। यूरिया क्या है? 46% नाइट्रोजन। ठीक है, अब देर इज समथिंग कॉल्ड सॉइल की रेशो भी होती है। सॉइल को किस मैक्रोन्यूट्रिएंट की जरूरत है या माइक्रोन्यूट्रिएंट की जरूरत है, तो हमारी जो इंडियन सॉइल है उसकी रेशो अभी प्रेजेंटली चल रही है 10:4:1। ये NPK की रेशो है, जो कि आइडियली होनी चाहिए 4:2:1। तो नाइट्रोजन देख लो, जो 4 होना चाहिए वो 10 पे है, बिकॉज ऑफ यूरिया का हैवी यूजेज। अब यूरिया ऐसा भी नहीं है कि हम खुद से डोमेस्टिकली प्रोड्यूस कर पा रहे हैं।
ये भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट बर्डन भी बढ़ रहा है, सॉइल हेल्थ भी खत्म हो रही है, यूट्रोफिकेशन जैसी प्रॉब्लम्स हो रही है एनवायरनमेंट में। ठीक है। दूसरा है न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी। न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी में गवर्नमेंट जो आपका फर्टिलाइजर है उसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स, ये जो हमने न्यूट्रिएंट्स यहाँ बताए मैंने आपको सबसे पहले, मैक्रो और माइक्रो, इनकी कॉम्पोजिशन के हिसाब से सब्सिडी देती है। बट ज्यादा फेमस कौन सी है? यूरिया बेस्ड सब्सिडी, क्योंकि स्टेचुटरी लिमिट लग गई है तो बहुत मिनिमल प्राइस पे यूरिया मिल जाता है फार्मर्स को, तो वो धड़ल्ले से यूरिया यूज भी करते हैं। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है। अब सब्सिडी, एक तो हमारा जो हमारा फिशल डिसिप्लिन है उसको हैम्पर करता है, राइट? सब्सिडीज देते हैं तो 0.5% ऑफ जीडीपी सब्सिडी में खर्च हो जाता है। साथ में इंपोर्ट बर्डन, ये फर्टिलाइजर्स हम इंपोर्ट करते हैं। इसके ऊपर से प्रॉब्लम आती है सप्लाई की, कि ये सप्लाई कम क्यों हो रही है। सबसे पहले तो चाइना वाला एंगल था, हम मेनली चाइना से इंपोर्ट करते थे फर्टिलाइजर्स, बट हमने एक आर्टिकल पे डिस्कस किया था कि चाइना ने हम पे समथिंग कॉल्ड साइलेंट ब्लॉकेट लगा रखा था। साफ मना नहीं कर रहे थे वो कि हम तुमको फर्टिलाइजर्स नहीं देंगे, बट वो लाइसेंसिंग में इतना डिले कर रहे थे, या फिर जो प्रोसीजरल कुछ होता है प्रोसीजर्स में डिले कर रहे थे, तो अल्टीमेटली डिले हो रहा था, जिसके कारण एक साइलेंट ब्लॉकेट सॉर्ट ऑफ लगा हुआ था। अभी कुछ टाइम पहले इन्होंने इसको लिफ्ट भी कर दिया है, रेयर अर्थ मिनरल्स में भी और फर्टिलाइजर्स में भी। बट चाइना वाला प्रॉब्लम एक था। दूसरा, जो वॉर चल रही है, रशिया यूक्रेन वॉर, या ग्लोबल अनसर्टेनिटीज टू बी प्रिसाइज, जो भी वॉर वाला सिनेरियो चल रहा है उसकी वजह से भी सप्लाई चेन इफेक्टिव हो रही है। देन रेड सी क्राइसिस है, जो हाउदी रेबल्स वाला पूरा सिनेरियो रहता है। हाउदी रेबल्स वहां हाउदी रेबल्स की वजह से, इनकी पायरेसी की वजह से या अटैकिंग की वजह से भी जो फर्टिलाइजर्स वगैरह का सप्लाई कम होता है। तो देर इज रेड सी क्राइसिस ऑल्सो यमन के पास। यमन में एक्टिव है ना हाउदी रेबल्स, आई होप यू नो दिस। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से सप्लाई में प्रॉब्लम आया, और अब जैसे ही खरीफ में क्रॉपिंग बढ़ी, एक्रिएज बढ़ा, तो अल्टीमेटली हमने सप्लाई क्रंच देखा, और जिससे कि एक तो हमको फूड सिक्योरिटी जो हम ज्यादा इंश्योर कर सकते थे, जो इकोनॉमी में हेल्प कर सकता था, फार्मर्स को इकोनॉमिकली हेल्प कर सकता था, हमने वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। दूसरे, ज्यादा अफेक्ट कौन हुआ? स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, जिन्होंने बेचारों ने अपना एरिया भी इंक्रीज नहीं किया, लेकिन ये जो फर्टिलाइजर की डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई, उसके कारण जो प्राइसेस में इंक्रीज हुआ, वो उससे वो भी बहुत ज्यादा अफेक्ट हुए। सो होपफुली आपको समझ आया पूरा का पूरा ये सीन। अच्छा, कुछ ऐसे भी स्टेप्स हैं जो हम ले रहे हैं, जैसे एक तो यू मस्ट बी नोइंग कि हम परंपरागत कृषि योजना इनकी तरफ जा रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग हम करना चाहते हैं, बट इवेंचुअली ये सब चीजें ना फूड सिक्योरिटी नहीं इंश्योर कर पाएंगी। ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग से इतनी यील्ड नहीं हो जाएगी कि हम फूड सिक्योरिटी इंश्योर कर लें इतनी बड़ी कंट्री की। तो अल्टीमेटली हमको फर्टिलाइजर्स की तरफ जाना पड़ेगा। तो उसमें वाइबल सोर्सेज आते हैं, जैसे नैनो यूरिया, जो ज्यादा एफिशिएंट है और यूज भी कम करना पड़ता है और प्राइस भी कम है, तो नैनो यूरिया है। प्लस हम कुछ डोमेस्टिकली प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे एपीएस, अमोनियम फॉस्फेट सल्फेट, राइट? इसमें क्या है, 20% नाइट्रोजन एंड 20% फॉस्फेट। जो ये डीएपी वाली प्रॉब्लम है ना, वो इससे सॉल्व हो सकती है, एपीएस से। और इसमें बैलेंस्ड भी है, 20% नाइट्रोजन और 20% फॉस्फेट और 13% सल्फर। 13% सल्फर विच इज अ सेकेंडरी मैक्रोन्यूट्रिएंट, जो कि क्रॉप यील्ड में और प्लांट हेल्थ में हेल्प करता है। और साथ ही में थिंग्स लाइक प्रिसीजन फार्मिंग, सॉइल को जिस चीज की जरूरत है उसको वही दो। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, सॉइल की टेस्टिंग की जाए, ताकि एक्चुअली में पता चले कि कौन सा फर्टिलाइजर यूज करने से एक्चुअली में जो प्लांट है उसकी यील्ड बढ़ेगी। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस आर्टिकल, मतलब बियॉन्ड दिस आर्टिकल बेसिकली मैं चाह रही थी काफी टाइम से, जितने भी ये फर्टिलाइजर वाली आर्टिकल्स आ रहे थे, कि ये हम एक बार डिस्कस कर लें ताकि आप फर्टिलाइजर्स का पूरा समझ आ जाए। ऑल राइट, अब बात करते हैं अपने आर्टिकल की। तो गुड मॉनसून का इम्पैक्ट क्या हुआ, कि देर वॉज अबव एवरेज साउथ वेस्ट मानसून रेनफॉल, जिसके कारण ज्यादा खरीफ क्रॉप्स acreage rose to 424 लाख हेक्टेयर, जो कि 393 से 424 में बढ़ गया। राइजिंग फर्टिलाइजर डिमांड छूट हो गई। अल्टीमेटली डीएपी जैसा की तो सप्लाई हम इंश्योर ही नहीं कर पाए। तो ये फर्टिलाइजर सेल्स ट्रेंड है। यूरिया प्लस 14.2% से बढ़ा, डीएपी डाई अमोनियम फॉस्फेट जिसकी 12% की शॉर्टफॉल रही, हम कब पूरी नहीं कर पाए। एनपीकेएस 27.8%, देन एसएसपी सिंगल सुपर फॉस्फेट
28% एमओपी। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट थोड़ा आइडिया रखो कि ऐसा हुआ था। ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होगा, एक ये ट्रेंड बेस्ड की डीएपी हम इसकी शॉर्टफॉल रही और हम पूरी नहीं कर पाए विद इम्पोर्ट्स ऑल्सो। और 85% यूरिया हम डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करते हैं, ये भी एक ट्रेंड याद रखना है, फैक्ट याद रखना है। तो शॉर्टेज मोस्ट अक्यूट ऑफ डीएपी डिस्पाइट हाइयर सेल ऑफ सब्सटीट्यूट्स लाइक एसएसपी और एनपीकेएस। क्या प्रॉब्लम मैंने बताया कि ये ज्यादा फेमस ज्यादा है, एक तो सब्सिडीज मिल जाती है, दूसरे फेमस ज्यादा है फार्मर्स में। और फार्मर्स को थोड़ा, अगर आपको नैनो यूरिया और नए एवेन्यूज की तरफ जाना है, अगर नए फर्टिलाइजर्स की तरफ जाना है, तो फार्मर्स को एजुकेट भी करना पड़ेगा। क्योंकि कुछ फार्मर्स ऐसे हैं जो इलिटरेट हैं और हेजिटेशन भी थोड़ी होती है नई चीज की तरफ जाने से पहले। उनको लगता है कि इससे हमको यील्ड अच्छी मिलती है तो हम क्यों छोड़े। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है जो एड्रेस करनी पड़ेगी, फार्मर के लेवल पे जाके इनको अवेयर करना पड़ेगा। टॉकिंग अबाउट यूरिया इम्पोर्ट्स, तो 7.65 लाख टन, डीएपी इंपोर्ट्स 9.41 लाख टन, एंड मेजर सप्लायर्स कौन है, चाइना, सऊदी अरेबिया, मोरक्को, ओमान, कतर। सप्लाई शॉर्टफॉल, डोमेस्टिक प्रोडक्शन भी गिरी, एंड देन इंपोर्ट्स वर लोअर कंपेयर टू लास्ट ईयर। डीएपी इंपोर्ट्स बढ़े बट स्टिल इनसफिशिएंट टू मीट डिमांड। देन शॉर्टेजेस वर मोर विजिबल इन जुलाई अगस्त, पीक खरीफ डिमांड मंथ्स जो थे। एंड देन पॉलिसी कंसर्न की बात करें तो एक तो अंडर एस्टिमेशन ऑफ डिमांड हुई, गवर्नमेंट शुड हैव बीन प्रिपेयर्ड फॉर मोर फर्टिलाइजर नीड। देन सब्सिडी बर्डन इससे बढ़ता है, दैट हाई इंटरनेशनल प्राइसेस ऑफ यूरिया, डीएपी एंड एमओपी स्ट्रेन इंडिया सब्सिडी बिल। फॉरेक्स रिजर्व हमारा प्रॉब्लम में आता है। इंपोर्ट डिपेंडेंस जो है, वी आर ऑलमोस्ट थर्ड लार्जेस्ट, ये सिर्फ यूरिया का डेटा है कि सेकंड लार्जेस्ट यूरिया प्रोड्यूसर, हम थर्ड लार्जेस्ट यूरिया, सॉरी थर्ड लार्जेस्ट फर्टिलाइजर प्रोड्यूसर हैं, बट हम सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर भी हैं। आफ्टर चाइना हम सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर्स को कंज्यूम करते हैं, बट चाइना सेल्फ डिपेंडेंट है, हम नहीं है, हम इम्पोर्ट पे डिपेंड करते हैं। फिर प्रॉब्लम आ जाती है जैसे चाइना वाला फैक्टर कि वो हमको सप्लाई देने से मना कर देते हैं, और चाइना से ना सप्लाई इजीली आ जाती है। अगर हम जॉर्डन, ओमान, कतर, तो यहाँ पे थोड़ा लॉजिस्टिक कॉस्ट हमारा बढ़ जाता है, इसलिए हम चाइना को प्रेफर करते थे। बट अल्टीमेटली चाइना अनरिलायबल है, तो उसकी वजह से भी हमको प्रॉब्लम होती है। देन फार्मर्स बिहेवियर जो हमने बात कर लिया कि उन्होंने पैनिक बाइंग और होर्डिंग शुरू कर दी, जिससे शॉर्टेज और ज्यादा बढ़ गई। और एक, क्या मैंने आपको इसका एंगल बताया कि जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स थे, उन्होंने जो अपना एक्रिएज था वो भी नहीं बढ़ाया, बट स्टिल उनकी इनपुट कॉस्ट बढ़ गई। देन देयर इज अ प्रेफरेंस फॉर डीएपी एंड यूरिया ओवर बैलेंस्ड न्यूट्रिएंट यूज, और जो कि अल्टीमेटली सॉइल की हेल्थ को भी डिस्टॉर्ट करते हैं। रेशो क्या पहुंच गई, 10:4:1, जो होनी चाहिए 4:2:1 एनपीके की रेशो। एग्रीकल्चर इम्पैक्ट, फर्टिलाइजर शॉर्टेज फूड सिक्योरिटी को हैम्पर करते हैं। क्रॉप यील्ड और फार्मर की इनकम, अगर फर्टिलाइजर्स होते हमारे पास तो फार्मर इनकम अच्छी हो सकती थी जब अच्छा खरीफ क्रॉप हुआ था। दूसरी एक चीज और भी है कि इरिगेशन पे हम इरिगेशन नहीं, इतनी इरिगेशन फैसिलिटीज हमारी अच्छी नहीं है, हम रेन पे डिपेंड करते हैं कि जब अच्छा मानसून हुआ है तो उसका वी वांट टू मेक द मोस्ट ऑफ इट, तो वो हम नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ दिस शॉर्टफॉल। देन इम्बेलेंस्ड फर्टिलाइजर यूज, नाइट्रोजन हैवी बिकॉज ऑफ यूरिया। यूरिया सस्ता मिलता है तो अल्टीमेटली क्या होता है, सॉइल डिग्रेडेशन। इकोनॉमिक डायमेंशन इसकी है कि हम इतना फर्टिलाइजर सब्सिडी पे एनुअली यूज कर लेते हैं, और इम्पोर्ट सर्च अल्टीमेटली हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसको वर्सन करता है। स्ट्रेटेजिक डायमेंशन है कि फर्टिलाइजर सिक्योरिटी भी एनर्जी सिक्योरिटी की तरह ही इंपॉर्टेंट है। ये क्या इंश्योर करता है, हमारी फूड सिक्योरिटी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो हमने बहुत सारी कंट्रीज के साथ एमओयूज भी साइन किए हैं कि हमको फर्टिलाइजर की जो फिनिश सप्लाई है वो मिलती रहे, जैसे सऊदी अरेबिया, मोरक्को, ओमान। देन देर आर एनवायरमेंटल कंसर्न्स ऑल्सो विद फर्टिलाइजर्स की ओवर यूज ऑफ यूरिया से नाइट्रोजन पॉल्यूशन होता है, ग्राउंड वाटर और यूट्रोफिकेशन जैसी प्रॉब्लम्स अल्टीमेटली होती है। सो देर इज अ पुश फॉर नैनो फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर्स एंड इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, और साथ में ऑर्गेनिक फार्मिंग जैसी चीजें भी है। सो दिस इज द क्वेश्चन दैट यू हैव टू अटेम्प्ट, और आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देंगे। ऑल राइट, अब सबसे पहले मैंने ये वाला आर्टिकल लिया था, इससे पहले भी कुछ आर्टिकल्स थे जो हम डिस्कस करेंगे। तो एक तो स्पेन वाला आर्टिकल था। क्या हुआ कि स्पेन में पीक टूरिस्ट सीजन में उनको अपने बीचेस बंद करने पड़े, और वो क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर क्रिएचर। ये क्या है, एक ब्लू ड्रैगन है जो बहुत बुरा स्टिंग करता है, बहुत बुरा काटता है, जिससे अल्टीमेटली, जिसके डर से कि कोई हेल्थ इमरजेंसी ना फेस करनी पड़े, तो अल्टीमेटली स्पेन के जो
बीचेस थे उनको बंद कर दिया गया। अब ये क्रिएचर क्या है, इसमें क्या क्या अडेप्टेशन है, वो सारी डिस्कस करते हैं। बट ये रहा स्पेन। और स्पेन में यहाँ मेडिटेरेनियन सी के पास कुछ इनके बीचेस थे जिनको बंद करना पड़ा। ठीक है। स्पेन की लोकेशन देख लेते हैं। तो ये अगर वाटर बॉडीज की बात करें तो बे ऑफ बिस्के से बाउंड्री शेयर करता है, देन बेलेरिक सी, मेडिटेरेनियन सी और अटलांटिक ओशन। और ये पोर्चुगल है इसका पड़ोसी, और ये दोनों लाई करते हैं इबेरियन पेनिनसुला में। तो ये इसकी कुछ ब्रीफ सी ज्योग्राफी थी जो हमने देख ली। ये जो पर्टिकुलर ब्लू ड्रैगन आया है, इसने मेडिटेरेनियन सी में इसका आउटब्रेक बढ़ा है, जिसके कारण ये जो मेडिटेरेनियन सी वाले बीचेस थे वो बंद करने पड़े। ठीक है। अब देखते हैं कि क्या हुआ है। सेवरल बीचेस, और ये स्पेनिश में इनका नाम लिखा है जो आप खुद से पढ़ेंगे, मुझे स्पेनिश नहीं आती। एक सी स्लग स्पीशीज की वजह से ये सारी प्रॉब्लम हुई। और ये 4 सेंटीमीटर का होता है, छोटा सा होता है, बट इनका जो स्टिंग होता है वो बहुत पावरफुल होता है। और ये अपना स्टिंग एक्वायर कैसे करता है, ये देखो। कैन यू सी दिस इमेज? ये देख रहे हैं आप, ये नोकीले नोकीले से पंख टाइप के इसके। पंख नहीं है, मतलब नोकीला नोकीला सा जो है, इनको कहते हैं सिराटास। ये क्या करता है, ये पॉइजनस चीजों को खाता है। जैसे देयर इज अ पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर एंड जेली फिशेस। तो जो पॉइजनस जेली फिशेस और पॉइजनस पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर होता है, ये भी एक मरीन स्पीशीज है, मरीन स्पीशी है। एंड इनको खा के, इनका जहर चूस के अल्टीमेटली अपने सिराटास में स्टोर करके रख लेता है, और फिर उसको दूसरों को स्टिंग करने के लिए यूज करता है। ठीक है। कोई पॉइजनस चीज खाई और अल्टीमेटली अपने सिराटास में स्टोर कर लिया, और जिससे ये जो अपना, जिसको इसने खाया है, जैसे जेली फिशेस और पोर्चुगीज मैनोवॉर, इनसे भी ज्यादा जहरीला ही बन जाता है अल्टीमेटली इनको खा के। ठीक है। तो ये इसकी एक बायोलॉजिकल अडेप्टेशन भी है, एक डिफेंसिव स्ट्रेटेजी सॉर्ट ऑफ है। और इसमें दो तीन और भी स्ट्रेटेजीज हैं, जैसे कि एक तो ये फ्लोट करता है अपसाइड डाउन ऑन द सर्फेस। ऐसा ये क्यों करता है, ताकि कैमोफ्लॉज कर सके। ठीक है। ओशियन की सर्फेस में घुल मिल जाए और एकदम इसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाए। जितने भी सी स्लग्स होते हैं, या जो ये इस तरह के स्पीशीज हैं, और भी वो मेनली सी बेड पे रहते हैं। बट ये है एक पेलेजिक स्पीशीज जो कि वाटर सरफेस पे या ओशन सरफेस पे रहता है। अब इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है वो ब्लू है, तो ये घुल मिल जाता है देन अल्टीमेटली विद ओशन के ब्लू कलर के वाटर के साथ, वाटर के कलर के साथ। और अगर इसको नीचे से देखेंगे, सी बेड से अगर इसको ऊपर देखेंगे, तो ये थोड़ा सिल्वर सा कलर देगा। और वो सिल्वर का कलर, जैसे ओशियंस पे जब धूप पड़ती है, सनलाइट पड़ती है, तो अल्टीमेटली सी बेड से ऊपर कुछ दिखाई नहीं देता, वो व्हाइट व्हाइट सिल्वरिश सा कलर दिखाई देता है, तो उसके साथ भी छिप जाता है। तो ना ऊपर से आइडेंटिफाई करना इजी होता है, ना नीचे से। ठीक है। सो इट इज एन अडेप्टेशन जो कि फ्लोट अपसाइड डाउन ऑन ओशन सर्विस। और ये ऐसा कर कैसे पाता है, फ्लोट कैसे कर पाता है, ये एक एयर बबल को अपने स्टमक में स्टोर करके रखता है, और जिससे फिर बायंसी का यूज करता है। अल्टीमेटली इसका जो मास है वो कम हो जाता है, या वॉल्यूम है वो कम हो जाती है वाटर से भी ज्यादा हल्का ये हो जाता है, जिससे अल्टीमेटली ये फ्लोट करने लगता है। ठीक है। तो सी बेड पे नहीं रहता, ऊपर ओशियन सरफेस पे रहता है, सरफेस पे रहता है। देन कैमोफ्लैज वाया ब्लू अंडरसाइड अगेंस्ट द सी एंड सिल्वर ब्लैक अगेंस्ट सनलाइट, जो मैंने आपको समझा दिया पूरा। और ये क्या करता है, इनकॉर्पोरेट निमेटोसाइट्स फ्रॉम प्रे, जेलीफिशेस और पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर जैसे स्पीशीज को खा के इनका जो वेनम है वो स्टोर करके अल्टीमेटली उसको डिफेंस की तरह फिर यूज करता है। अब अगर इसने काट लिया किसी ह्यूमन को, तो उसको नोजिया, पेन, रैशेस, वॉमिटिंग, इस तरह के सिम्टम्स वो एक्सपीरियंस करेगा, बट इट इज नॉट लीथल। ठीक है। इससे जान नहीं जाती, बट हाँ हेल्थ इमरजेंसी जैसी तो क्रिएट हो ही जाएगी। और ये न्यूज में क्यों आया है, क्योंकि ये काफी अनयूजुअल अकरेंस इसकी थी। इससे पहले इसको मेडिटेरेनियन सी में नहीं देखा गया था, इसकी प्रेजेंस रेयर मानी जाती है मेडिटेरेनियन सी में। ये कॉमन है वार्म ट्रॉपिकल वाटर्स में, जैसे कि पैसिफिक, अटलांटिक एंड इंडियन ओशन। और जिससे अल्टीमेटली फिर ये अलार्मिंग साइंटिस्ट के लिए भी हो गया है, इसकी प्रेजेंस इन मेडिटेरेनियन ओशन, मेडिटेरेनियन सी, नॉट ओशन। सो इसका इकोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल कंटेक्स्ट क्या है, मरीन डाइवर्सिटी, जैसे ब्लू ड्रैगन रिप्रेजेंट यूनिक मरीन अडेप्टेशन जो हमने देख लिया, और साथ में प्रेडेटर प्रे डायनेमिक। इन्वेजिव स्पीशीज का कंसर्न होता है, जो हमने डिस्कस भी किया था, कि क्योंकि ये नॉन मेडिटेरेनियन स्पीशीज है, सो अल्टीमेटली ये मेडिटेरेनियन वाटर में आ गई है, तो ये एज आईएएस एक्ट कर सकती है। क्लाइमेट चेंज का लिंक जो आप समझ ही गए होंगे, कि क्योंकि ये वार्म ट्रॉपिकल वाटर्स में होता था,
और अब ये मेडिटेरेनियन में भी इसने शिफ्टिंग कर ली है। और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जो इसका प्रे है, पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर, जो कि गर्म जगहों पे जिसकी ब्रीडिंग ज्यादा बढ़ जाती है, वो उनकी जो क्वांटिटी है वो मेडिटेरेनियन वाटर में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और मेडिटेरेनियन वाटर इज द फास्टेस्ट वार्मिंग सी, फास्टेस्ट वार्मिंग, सबसे ज्यादा गर्म, तेजी से गर्म होने का रेट किसी ओशन का या किसी वाटर बॉडी का है तो वो मेडिटेरेनियन सी है। ठीक है, ये एक पॉइंट याद रखना है। तो इसको आप ग्लोबल वार्मिंग से लिंक कर सकते हैं कि क्योंकि सी सरफेस टेम्परेचर राइज कर रहा है, जिससे कि अल्टीमेटली जो ट्रॉपिकल स्पीशीज है वो नए नए रीजन से एक्सप्लोर कर रही हैं, और वहां के लोग फिर इतना ज्यादा अवेयर भी नहीं होते। जैसे अगर ये ब्लू ड्रैगन मेडिटेरेनियन स्पीशीज नहीं है, वहां के बीचेस में नहीं पाया जाता, तो अल्टीमेटली हम इतना अवेयर भी नहीं होंगे कि ये क्या है। और जितना सुंदर ये दिख रहा है, कोई इसको हाथ पे उठा ले एंड देन अल्टीमेटली इसको स्टिंग करेगा और फिर आएगा मजा। ठीक है, तो एक मरीन अवेयरनेस की नीड भी बढ़ जाएगी इस तरह के सिचुएशंस जब आएंगी बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज पे हमको बहुत सारे लेवल्स पे तैयार होने की जरूरत है। सो एंड दिस रिफ्लेक्ट्स क्लाइमेट इंड्यूस्ड मरीन अनोमलीज सिमिलर टू कोरल बीचिंग, जेलीफिश ब्लूम एंड पोलवर्ड माइग्रेशन। जेलीफिश ब्लूम का एग्जांपल अभी हमने कुछ दिन पहले ही पढ़ा है, जिसमें फ्रांस का एक न्यूक्लियर रिएक्टर उसको बंद करना पड़ा क्योंकि जेलीफिश का स्वॉर्म ने आके उसका जो फिजिकल बैरियर था उसको ही ब्लॉक कर दिया। अल्टीमेटली जो इनपुट पाइप थी उससे पानी नहीं गया, तो वो कूलेंट का काम नहीं कर पाई, तो वो जो न्यूक्लियर रिएक्टर था उसको अल्टीमेटली बंद करना पड़ा कुछ टाइम के लिए। तो इस तरह से इकोनॉमिक लॉस भी हो रहे हैं बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। जो इन्वायरमेंटल कंसर्न्स है वो तो है, बट अल्टीमेटली इट विल लीड टू व्हाट, इकोनॉमिक कंसर्न्स हो। तो जैसे इसमें पीक टूरिस्ट सीजन में बीच बंद करने पड़े, जिससे लाइवलीहुड का लॉस भी हुआ, लोकल लाइवलीहुड का लॉस हुआ, और जो टूरिस्ट थी उनमें भी फ्रस्ट्रेशन आई कि हम जिसको लिए आए थे, बीचेस घूमने आए थे, वो कर ही नहीं पाए। तो अल्टीमेटली लोकल लाइवलीहुड का लॉस हुआ। एंड सो देर इज एन इंटरसेक्शन बिटवीन एनवायरमेंट एंड इकोनॉमी। इंडियन बीचेस भी इस तरह के सेम थ्रेट्स हम भी फेस करते हैं मरीन ऑर्गेनिज्म से, फॉर एग्जांपल जेलीफिश ब्लूम, और जेलीफिश भी स्टिंग करती है एक्चुअली। देन और ये इंसिडेंट अंडरलाइन करता है द नीड फॉर कोस्टल बायोडाइवर्सिटी मॉनिटरिंग। ठीक है, देखना पड़ेगा कि कौन सी नई स्पीशीज हमारे बीचेस में या हमारी कोस्टल एरियाज में आ रही है, कहीं वो कोई थ्रेट पोज ना कर दे, तो उसके लिए हमेशा प्रिपेयर रहना पड़ेगा। सो देयर शुड बी अ डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस फॉर बीच टूरिज्म एंड मरीन सेफ्टी अवेयरनेस। ये क्वेश्चन है जो आप अगेन सॉल्व करेंगे और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देंगे। मैं आपको आंसर कमेंट कर दूंगी। ठीक है, देन नेक्स्ट इज अबाउट ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम में एक्चुअली क्या हुआ, 2000 नॉट दो हाँ 2023 में इस प्रोग्राम की शुरुआत की थी हमारे प्रधानमंत्री जी ने, जब वो COP28 अटेंड करके आए थे दुबई में। उसके बाद से उन्होंने ये कार्बन क्रेडिट मैकेनिज्म सॉर्ट ऑफ शुरू किया था। ठीक है, तो ये क्या था, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम या फिर जीसीपी इसको कह रहे थे। इसका आइडिया बेसिकली क्या था, इसमें क्या होता था कि जो प्राइवेट प्राइवेट इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशंस या फिर कंपनीज, ये लोग ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के तहत ग्रीन क्रेडिट्स ले सकती थी बाय इन्वेस्टिंग इन ग्रीन प्रोग्राम्स या ग्रीन इनिशिएटिव्स लाइक, फॉर एग्जांपल क्या होते हैं ग्रीन इनिशिएटिव्स, जैसे कि ग्रीन इनिशिएटिव्स लाइक वाटर हार्वेस्टिंग, एफॉरेस्टेशन, इस तरह के इनिशिएटिव्स में ये हिस्सा लेके ग्रीन क्रेडिट्स ले सकते थे। ठीक है, अचीव कर सकते थे वाटर कंजर्वेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, देन एफॉरेस्टेशन, और अल्टीमेटली इनको ग्रीन क्रेडिट्स मिलने थे। तो जब अगर तो कोई इन्वायरमेंटलिस्ट है या कोई इन्वायरमेंट लविंग है, तो उसने खुद के लिए, प्राइवेट इंडिविजुअल ने ये ग्रीन क्रेडिट्स इकट्ठा किए और उसको खुशी हुई इससे। बट जो ये प्राइवेट कंपनीज या ये ऑर्गेनाइजेशन थी, पब्लिक प्राइवेट दोनों ही, और ये जो कंपनीज थी, इनके लिए क्या फायदा होता था कि जैसे ही फॉर एग्जाम्पल इन्होंने कभी कहीं जाके माइनिंग करवानी है, तो उसके लिए होनी है डिफॉरेस्टेशन। तो क्योंकि इनके पास ये ग्रीन क्रेडिट्स पड़े हैं, तो ये इन ग्रीन क्रेडिट्स का यूज करेंगे, क्योंकि देर इज एन एक्ट, कंपल्सरी फॉर एफॉरेस्टेशन एक्ट। इस एक्ट के तहत क्या होता है कि अगर आप कोई भी डिफॉरेस्टेशन कहीं करवा रहे हैं, तो आपको ये इस फंड में आप पैसा देंगे एंड अल्टीमेटली उसी के इक्विवेलेंट डिफॉरेस्टेशन, अफॉरेस्टेशन कहीं पर होगी। ठीक है, सो
ये वाली कंप्लायंस है हमारे यहाँ पे, तो इस कंप्लायंस से फिर ये बच जाते हैं अगर इनके पास एक ग्रीन क्रेडिट्स है। ठीक है, आइडिया समझ आया कि एक मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म है। मार्केट बेस्ड क्यों है? क्योंकि इसको ट्रेड किया जा सकता था। फिर से समझाती हूँ, मेरा थोड़ा दिमाग इधर उधर चला गया था, तो शायद मैंने ठीक से नहीं बताया। क्या होना था, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम ये आया था, इसको प्रधानमंत्री जी का आइडिया था हमारे, एंड अल्टीमेटली जो ग्रीन प्रोग्राम्स होते हैं जैसे एफॉरेस्टेशन या वाटर हार्वेस्टिंग, इस तरह के प्रोग्राम्स में जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, प्राइवेट इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशन या कंपनीज उन्होंने इन्वेस्ट वो कर सकते थे। अब इनका ऐसा था कि हो सकता है कि आप पहले से कलेक्ट करके रख लो ये जो क्रेडिट्स आपको मिल रहे हैं, या आपको कोई काम करना है आपकी कंपनी को जिसमें डिफॉरेस्टेशन होनी है या एनवायरमेंट को नुकसान होना है, आपको उसके लिए वो देना है पड़ेगा, कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली आप क्या करेंगे, ये ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम में हिस्सा ले लेंगे। इसमें क्या होता था, देयर इज अ बॉडी, ऑटोनॉमस बॉडी है जिसका नाम है इंडियन काउंसिल फॉर फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड फाउंडेशन, ICFRE, ये इसका नाम है। ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के अंडर एक ऑटोनॉमस बॉडी है। इसका काम था इस पर्टिकुलर प्रोग्राम की मॉनिटरिंग करना। ये बताती थी कि पर्टिकुलर कंपनी को कितने ग्रीन क्रेडिट्स मिलेंगे, कितने हेक्टेयर एरिया की एफॉरेस्टेशन पे कितने क्रेडिट्स आपको मिलेंगे, वाटर हार्वेस्टिंग पे कितने मिलेंगे। तो ये सारा का सारा मॉनिटरिंग वाला काम और ग्रीन क्रेडिट एलोकेट करने वाला काम इस पर्टिकुलर ऑटोनॉमस बॉडी का है। बट आप इसमें थोड़े प्रॉब्लम आपने भी आइडेंटिफाई कर ली होगी, और उसके क्रिटिक्स भी यही थे कि जैसे आप डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं तो इससे अल्टीमेटली क्या होता है, मोनोकल्चर को बढ़ावा मिलता है। आपने कोई एक जगह थी, कोई एक इकोसिस्टम था, अच्छा खासा इकोसिस्टम एस्टैब्लिश था, वहां पे जाके आपने माइनिंग के लिए डिफॉरेस्टेशन करवा दी। फिर आपको इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के तहत जो स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स होते हैं वो आपको एरिया एलोकेट करते हैं कि जो यहाँ पे हम आपके बदले पे आप पैसा दे दीजिए हमको, हम यहाँ पे एफॉरेस्टेशन कर लेंगे। ये तो एक इकोसिस्टम था बना बनाया, यहाँ कुछ वेटलैंड्स थे, यहाँ पे मे बी श्रब्स लगे हों, वेटलैंड्स हों, अच्छा खासा एक इकोसिस्टम बना हुआ था जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी को कुछ सर्विसेज ये दे रहे थे, इकोसिस्टम सर्विसेज थी। उसको आपने खराब कर लिया। अब आपने एक आइसोलेटेड से एरिया में जाके एफॉरेस्टेशन कर दी। क्या ये सेम चीजें हैं? नहीं है। और अर्लियर 2 साल में मिलते थे ये ग्रीन क्रेडिट्स एफॉरेस्टेशन के लिए। ठीक है, तो अब जो चेंजेस आए हैं वो ये आए हैं कि एक तो टाइम बढ़ा दिया है, अब 2 साल में नहीं मिलेंगे, अब मिलेंगे 1 साल में, सॉरी 5 साल में, 5 साल में मिलेंगे। और साथ में अब 5 साल बाद क्या करेंगे, जो एक एक सैपलिंग आपने उगाई है उसकी क्वालिटी चेक करी जाएगी, उसकी कैनोपी डेंसिटी के हिसाब से 40% मिनिमम कैनोपी डेंसिटी होनी चाहिए, तभी आपको उसके लिए ग्रीन क्रेडिट्स मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। तो ये जो एक क्रिटिक था कि 2 साल बाद अब वो कोई गारंटी भी नहीं है कि वो डाई करेगी वो सैपलिंग या वो बढ़ेगी, ये एक प्रॉब्लम थी। दूसरे मोनोकल्चर तो देखो इससे होता ही है प्रिवेंट, कि आप एक जैसे पेड़ कहीं जाके लगा देंगे, आपने एक इकोसिस्टम खराब कर दिया। और साथ में दिस इज शैलो इकोलॉजी। शैलो इकोलॉजी मतलब कि एक तरह से कोमोडिफिकेशन ऑफ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को एक कोमोडिटी की तरह देखना कि यहाँ पे नहीं तो यहाँ पे लगा देते हैं, राइट। सो दिस इज व्हाट कोमोडिफिकेशन ऑफ एनवायरनमेंट एंड इज एन एग्जांपल ऑफ शैलो इकोलॉजी। सो देख लेते हैं आप, होपफुली आपको ये क्लियर हुआ होगा ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम का आइडिया, न्यू रूल्स जिसने अल्टीमेटली क्रेडिट्स को लिंक कर दिया है कैनोपी डेंसिटी से, जो कि ऑलमोस्ट 40% एटलीस्ट होनी चाहिए। The Union Environment Ministry will now award green credits for tree plantation only after 5 years, जो कि पहले 2 साल पे मिल जाती थी। और ये अब कब होगा, जब इंश्योर किया जाएगा कि जो ट्री आपने उगाया था वो सरवाइव किया है। अदरवाइज तो पहले क्या होता था कि पर हेक्टेयर 1100 ट्रीज अगर लग गए हैं तो आपको ग्रीन क्रेडिट मिल जाएंगे, और वो भी 2 साल बाद ही मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा चेंज किया गया है। और साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, मैंने आपको बताया कि ये एक मार्केट बेस्ड ट्रेड मैकेनिज्म होगा इन ग्रीन क्रेडिट्स का। मार्केट बेस्ड तो क्या होता है कि मेरे पास, मैं एक कंपनी हूं ए और कोई कंपनी है बी, उनको कहीं जाके माइनिंग एक्टिविटी के लिए उनको ग्रीन क्रेडिट्स की जरूरत है, अगर उनको माइनिंग एक्टिविटी करनी है तो
तो मेरे पास ग्रीन क्रेडिट्स पड़े हैं, मैं इनसे पैसे लूंगी और इनको वो क्रेडिट्स दे दूंगी, तो ये एक तरह से ट्रेड हुआ। बट अभी न्यू रूल्स में क्या आया है, दैट ग्रीन क्रेडिट्स जो कि ए फॉरेस्टेशन करके मिलेंगे, सिर्फ ए फॉरेस्टेशन करके, वो नॉन ट्रेडेबल होंगे और नॉन ट्रांसफरेबल होंगे। जो कंपनीज हैं वो अपनी सब्सिडीज, जो होल्डिंग कंपनीज हैं वो अपनी सब्सिडरीज को ट्रांसफर कर सकती हैं, और दिस विल ऑल्सो बी अ वन टाइम एक्सचेंज ऑफ क्रेडिट्स। एक बार आपने एक्सचेंज कर दिए, फिर आप उनको वापस नहीं ले सकते, एंड फिर वो खत्म हो जाएंगे। ठीक है, सो दिस इज द आइडिया बिहाइंड दीज न्यू रूल्स। थोड़ा ज्यादा स्ट्रेंथन करने की बात करी है, और ये थोड़ा दिमाग में रखना कि सिर्फ ये फॉरेस्टेशन वाले जो क्रेडिट्स है वो नॉन ट्रेडेबल और नॉन ट्रांसफरेबल होंगे। बाकी जो आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके मिले, या आपने कोई वाटरशेड एरिया को डेवलप किया, या आपने कोई रिवर कैचमेंट एरिया में काम करवाया, कोई भी ग्रीन काम अगर आपने करवाया है, तो उसके लिए आपको जो ग्रीन क्रेडिट्स मिलेंगे वो ट्रांसफरेबल है, ट्रेडेबल है। सिर्फ ए फॉरेस्टेशन वाले ट्रेडेबल नहीं। देन टॉकिंग अबाउट द बैकग्राउंड, जो हमने डिस्कस कर ही लिया कि कॉप 28 में जो दुबई में हुई थी 2023 में, उसके बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को लॉन्च किया था, एंड दिस वाज एम टू इंसेंटिवाइज एनवायरमेंटल रिस्टोरेशन वाया अ मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म। पहले क्या था कि 1100 ट्रीज पर हेक्टेयर विद इवेल्युएशन आफ्टर 2 इयर्स, और अब क्वालिटी से क्वांटिटी पे शिफ्ट कर गए हैं, सर्वाइवल देखेंगे एंड साथ में कैनोपी ग्रोथ कितनी है, सिर्फ नंबर्स नहीं देखे जाएंगे। सो इम्प्लीमेंटेशन सो फार में इतना हेक्टेयर ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड हैव बीन रजिस्टर्ड अंडर ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, और इस तरह की प्लांटेशन एक्टिविटीज कंपनीज और ग्रुप्स के द्वारा कैरी आउट की जाती है बाय, जो इनको मैंने आपको बताया कि जो स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स हैं वो लैंड अलोकेट करते हैं। चेंज क्यों हुआ है, क्योंकि क्रिटिसिज्म था ऑफ पुअर सर्वाइवल रेट्स। 2 साल बाद क्रेडिट्स मिल जाते थे, अब उसके बाद उनका क्या हुआ पता नहीं। मोनोकल्चर तो है ही, एंड देन देयर इज लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जो इकोसिस्टम खराब हो जाता है उसको अकाउंट में नहीं लिया जा रहा। देन ये लॉन्ग टर्म इकोलॉजिकल हेल्थ को इंश्योर करेगा, रेदर देन जस्ट टोकन कंप्लायंस, जो न्यू चेंज है। देन ग्रीन क्रेडिट्स एंड क्लाइमेट एक्शन की बात करें, तो जो हमारा नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन है पेरिस अग्रीमेंट में, जिसमें हम 3 बिलियन का सिंक बनाना चाहते हैं, जो हम ऑलमोस्ट अचीव भी कर भी चुके हैं, तो वो अंडर पेरिस अग्रीमेंट हमारा नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन है। उसके लिए भी हम ये जो एफॉरेस्टेशन वाला काम है करेंगे, और एडिशनल सिंक्स बनाए जा रहे हैं। गवर्नेंस एंड पॉलिसीज में क्रेडिट्स कैन बी यूज्ड फॉर रिपोर्टिंग एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस, ईएसजी गोल्स जो है कंपनीज के, एंड साथ में जो उनके सीएसआर मैंडेट्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए भी वो इन तरह के ग्रीन क्रेडिट्स को यूज कर सकते हैं। इस तरह के सिमिलर मैकेनिज्म है, एक तो कार्बन क्रेडिट्स ही क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस अग्रीमेंट में है। देन पेमेंट फॉर इकोसिस्टम सर्विसेज लैटिन अमेरिका में ये है। हमारा इसलिए थोड़ा यूनिक अब हो गया है क्योंकि हम कैनोपी डेंसिटी और ट्री सर्वाइवल पे मूव कर रहे हैं, बेसिकली क्वांटिटेटिव से क्वालिटेटिव पे। चैलेंजेस आगे क्या होंगे कि एक तो वेरिफिकेशन ऑफ कैनोपी कवर और सर्वाइवल रेट्स, इसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्स, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ये डिटरमाइन करना कैनोपी कवर और सर्वाइवल रेट्स। साथ में ग्रीन वॉशिंग का खतरा बढ़ जाएगा। हो सकता है कि वो जितना बताएं कि हमने किया है ग्रीन वॉशिंग, कि जितना इको फ्रेंडली आपका जो काम है वो है भी नहीं, उससे ज्यादा आप बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं कि इससे तो इतना डीकार्बनाइजेशन होगा या कार्बन सिंक बनेगा, तो इस तरह की एक्टिविटीज को कहा जाता है ग्रीन वॉशिंग। एंड देन अल्टीमेटली ये कैनोपी कवर डिटरमाइन करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटीज आ जाएंगी, एंड देर इज अ नीड टू इंटीग्रेट फॉरेस्ट राइट्स कंसर्न्स टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स विद लोकल कम्युनिटी। फॉरेस्ट राइट एक्ट में इनको भी, ट्राइबल कम्युनिटीज को भी राइट्स दिए गए हैं, जिनको भी इंश्योर करने की जरूरत है जब आप इस तरह के डिफॉरेस्टेशन प्रोग्राम कर रहे हैं। सो ये क्वेश्चन है अगेन, क्वेश्चन 3, ये आंसर करना है। ये हमने देख लिया, स्क्रैम्बल फॉर फर्टिलाइजर। देन नेक्स्ट हमारा है, अच्छा कच्छ में एक विलेज मिला है। लेट मी चेक द टाइम। अरे वाह, हम तो टाइम पर ही हैं, 39 मिनट्स अभी बस हुए। सो कच्छ में एक विलेज मिला है, जिसको, कच्छ में एक विलेज नहीं मिला है, कच्छ में एक विलेज है बेसिकली जहाँ पे जेरोसाइट एक मिनरल मिला था कुछ टाइम पहले, एंड अल्टीमेटली अब उसको जो मार्स मिशन 2 होगा वहां पे टेस्ट, उसके लिए टेस्ट कंडक्ट करने के लिए ये साइट को डिसाइड कर लिया गया है। अब क्यों ऐसा हुआ है वो देखें। तो देर इज अ मतानो माध, अ रिमोट विलेज इन कच्छ, गुजरात,
जिसको एक टेस्ट बेड की तरह यूज किया जाएगा इसरो के मिशन के लिए, मार्स मिशन के लिए, बिकॉज ऑफ इट्स यूनिक ज्योग्राफिकल फीचर्स। अब क्या है, 2016 में यहाँ पे एक सल्फर मिनरल मिला था, दैट इज जेरोसाइट, अ मिनरल फॉर्म्ड इन एसिडिक एंड वाटर रिच कंडीशंस इन मतानुमाद। और ये इट वाज एस्टिमेटेड टू बी 55 मिलियन ईयर्स ओल्ड, और विच कॉरेस्पॉन्ड्स टू पेलियोसीन इपोक। अच्छा, दूसरी कौन सी होती है? होलोसीन। ये आइस एज वाली है, मतलब आइस एज में बन गया था ये। ठीक है। सो जेरोसाइट वाज आल्सो कवर्ड ऑन मार्स, डिस्कवर्ड ऑन मार्स, मेकिंग मतानुमाद जियोलॉजी सिग्निफिकेंट फॉर प्लानिटरी स्टडीज। क्या हुआ था, सिंपल भाषा में समझाती हूँ। मार्स में भी ये जेरोसाइट मिनरल मिला था। नासा का एक मिशन था 2004 का, नासा का अपॉर्चुनिटी मिशन, जिसने जेरोसाइट मिनरल को वहां पे, ये पर्टिकुलर लैंडिंग साइट मेरिडियानी प्लानम लैंडिंग साइट, वहां से इन्होंने ये जेरोसाइट मिनरल को एक्सट्रैक्ट करा था, या वहां पे इसकी एविडेंसेस मिले थे। देन लेटर ऑन मार्स में बाकी भी जगहों पे ये मिनरल मिला था। तो अल्टीमेटली जब अर्थ पे भी सेम तरह का मिनरल कहीं पर मिला है, जैसे कच्छ में मिला है और एक और जगह है केरला, केरला में भी ये मिनरल मिला है, तो कच्छ को लेकिन चूज किया गया है इस तरह के टेस्ट बेड के लिए कि देखो वहां पे भी ये मिनरल मिल रहा है, तो जो हमारा मार्स मिशन है उसमें जो हमारा रोवर है वो वहां जाएगा और वहां से सैंपल्स लेके आएगा, तो उसको थोड़ी सी प्रैक्टिस मिल जाएगी। तो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी एन एनालॉग मिशन। एनालॉग मिशन, जो कि एनालॉग मिशन क्या होता है, जो जो अल्टीमेट टेस्ट होना है उसके उसके सिमिलर सिमुलेट करता है कंडीशंस। तो उसी दिशा में ये पर्टिकुलर जो कच्छ विलेज है इसको चूज किया गया है। केरला को इसलिए चूज नहीं किया क्योंकि यहाँ पे ये तो अच्छी खासी एक टूरिस्ट साइट है, और जो ये पर्टिकुलर विलेज है ये काफी ज्यादा रिमोट है, तो उसके कारण इसको यूज किया गया है। यहाँ पे टेस्ट बेड की तरह ये यूज होगा। जो रोवर है वो यहाँ पे उस धरती पे जाएगा, यहाँ पे कुछ टेस्ट कंडक्ट करवाएगा, जो कि अल्टीमेटली वो वाले टेस्ट को सिमुलेट करेंगे जो मार्स में होने हैं। आइडिया क्लियर हो गया? सो इस स्पेस रिसर्च की सिग्निफिकेंस क्या होगी? मार्स एनालॉग कंडीशंस, हार्श ड्राई टेरेन, मिनिमल वेजिटेशन एंड यूनिक केमिकल ओब्लिक मिनरोलॉजिकल कॉम्पोजिशन, useful for field analog mission, rover testing, drilling, instrument validation and geochemical biochemical studies। ठीक है, रोवर वहां उतरेगा, ड्रिलिंग करेगा, इंस्ट्रूमेंट की वैलिडेशन हो जाएगी, पता चल जाएगा काम कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि वहां पे भी जेरोसाइट मिल रहा है, यहाँ पे भी जेरोसाइट मिल रहा है, तो उस दिशा में ये सिग्निफिकेंट है। सो इट विल प्रोवाइड अ टेरेस्ट्रियल ब्लूप्रिंट फॉर एस्ट्रोबायोलॉजी, इवोल्यूशन ऑफ मिनरल्स, वाटर रिलेटेड प्रोसेसेस। ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है एक्चुअली? क्योंकि ये जो पर्टिकुलर सल्फेट मिनरल है जेरोसाइट, ये कब बना होगा? इसका वॉल्केनिक ओरिजिन मेनली माना जाता है। ठीक है, ये सेडिमेंट्री रॉक्स में पाना ढूंढना बहुत मुश्किल है, इसकी जो अकरेंस है वो सेडिमेंट्री रॉक्स में नहीं होती, ये बेसिकली वॉल्केनिक रॉक्स में होती है, या वॉल्केनिक रॉक्स यानी कि इग्नियस इग्नियस रॉक्स। ठीक है, तो जो वॉल्केनिक रॉक के टाइम पे जो फ्लाई ऐश होता है, फ्लाई ऐश में देर इज सल्फर कंटेंट होता है। फ्लाई ऐश प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर मिलके ये जो पर्टिकुलर जेरोसाइट मिनरल है ये बनता है। इसमें वाटर रिलेटेड वाटर सोर्सेज होना बहुत जरूरी है। यही बोला जा रहा है कि जो कच्छ में भी इस टाइम पे जब वॉल्केनिक एक्टिविटीज हुई होंगी तो फ्लाई ऐश और साथ में जो वहां मरीन वाटर था उसका यूज करके दोनों तीनों मिलके जेरोसाइट ये बना होगा। ठीक है, इस स्टडी से हमको पता चला था कि मार्स में भी कभी ना कभी तो पानी रहा होगा, क्योंकि इस पर्टिकुलर मिनरल को बनाने के लिए पानी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्लियर हुआ ये? इसीलिए जेरोसाइट मिनरल वाली साइट को यूज किया गया है, क्योंकि ये सिमुलेट करेगा मार्स लाइक कंडीशंस। एंड देयर आर अदर एनालॉग साइट्स आल्सो। कुछ टाइम पहले ही हमने होप मिशन के बारे में पढ़ा था। होप मिशन में उसमें क्या था, जो लद्दाख की सोकर वैली थी उसको, तब मैंने आपको एनालॉग मिशन समझाया था। मैं वही सोच रही थी कि यार मैंने कभी तो पढ़ाया है ये एनालॉग मिशन। एनालॉग मिशन उस समय पे हमने डिस्कस किया था कि इसमें क्या होने वाला था, क्योंकि जो लद्दाख की सोकर वैली है वहां पे सब जीरो टेम्परेचर होता है, वहां पे ऑक्सीजन कम है, वहां प्रेशर कम है, तो अल्टीमेटली वैसी ही कंडीशंस है जैसी मार्स और मून में होती है। तो वहां पे ये जो एस्ट्रोनॉट्स होंगे उनको वहां भेजा जाएगा एंड कुछ टाइम के लिए उनको रखा जाएगा। ये अगस्त में ही एक्चुअली मिशन हुआ एंड 10 दिनों के लिए उनको वहां रखा गया और फिर उनका रिस्पॉन्स देखा गया कि क्या वो
टॉलरेट कर पा रहे हैं इस तरह के कंडीशंस को, तो उनको इसी एक तरह से एनालॉग मिमिक किया गया, सिमुलेट किया गया इस मिशन के लिए। तो ये लद्दाख की सोकर वैली बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ है? लद्दाख में है। और होप मिशन यहाँ पे कैरी आउट किया गया था। और वर्कला केरला, यहाँ पे भी जेनोसाइड के एविडेंसेस मिले हैं, बट सिंस मैंने आपको बताया कि टूरिस्ट साइट है, रिमोट एरिया नहीं है, तो अल्टीमेटली इस तरह के टेस्ट कंडक्ट करने के लिए इतना फिजिबल यहाँ नहीं होगा। इसरो का जो ये मंगलयान 2 मार्स मिशन है, उसके लिए ये पर्टिकुलर जगह चूज की गई है कच्छ में। एंड होप मिशन हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन, ये तो लद्दाख वाला ही मिशन है। ऑलराइट, ये जो सोकर वैली है, ये 4,500 मीटर अबव सी लेवल है, इसीलिए यहाँ पे सब जीरो टेम्परेचर्स हैं, प्रेशर कम है, ऑक्सीजन कम है, तो वो जो पूरा एनवायरनमेंट वैसा मिल जाता है। ठीक है। ग्लोबल कंटेक्स्ट में देखें तो जेनोसाइड के डिपॉजिट्स मिलते हैं मेक्सिको में, कनाडा में, जापान में, स्पेन में, यूएसए में। इन कंट्रीज में भी जेनोसाइड के एविडेंसेस मिलते हैं। और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों था? क्योंकि वाटर एक्टिविटी का पता चला था मार्स में थ्रू दिस पर्टिकुलर मिनरल, क्योंकि इसको बनने के लिए बहुत जरूरी है कि वाटर होना चाहिए। फ्लाई ऐश। और एक चीज ये भी याद रखनी है कि इग्नियस रॉक्स में इसका मिलना मिलना काफी लाइकली होता है, ऑल्दो इट इज रेयर, बट स्टिल लाइकली कहाँ होगा? इग्नियस में, सेडिमेंटरी में नहीं मिलेगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन बने ना कि सल्फेट मिनरल है फाउंड इन सेडिमेंटरी रॉक्स, तो एकदम अपने कान खड़े कर लेना कि सेडिमेंटरी नहीं होगा, इग्नियस होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल है दैट इज अबाउट आरटी एग्जेम्पशन टू माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस शुड बी रिवाइज्ड। क्या हुआ था? यू मस्ट बी नोइंग कि माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, उनके पास राइट्स होते हैं कुछ अपने लिए, उनके पास कुछ ऑटोनॉमी होती है। तो अल्टीमेटली जो ये बहुत सारे ऐसे माइनॉरिटी रन इंस्टीट्यूशंस हैं जो ये पर्टिकुलर स्टेटस चाहते हैं अपने लिए। एंड देयर इज एन आरटीई एक्ट ऑल्सो, राइट टू एजुकेशन एक्ट, जिसका जो सेक्शन 12 है वो कहता है कि आपको सेक्शन 12 कहता है कि आपको एटलीस्ट 25% हर एक स्कूल को 25% जो सीट्स हैं वो जो सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शंस हैं उनके लिए, इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शंस के लिए आपको ये 25% सीट्स की रिजर्वेशन देनी पड़ेगी। एंड देन इट वाज डिसाइडेड कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं जो जिनको कोई एड भी नहीं मिल रही है गवर्नमेंट से, वो भी 25% की रिजर्वेशन रखेंगे। तो क्योंकि ये जो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं इनको एक काफी हद तक ऑटोनॉमी मिलती है, तो इस तरह का जो ये सेक्शन 12 था इन पे लागू नहीं होता था। तो ये बहुत सारी चीजों से बच जाते थे, जैसे कि एक तो ये रिजर्वेशन वाला, ठीक है, साथ में टीईटी नॉर्म्स, ये एक टीईटी टेस्ट होता है टीचर्स के लिए जो किया जाता है। और ये लोग क्या कर रहे थे, क्योंकि इनके पास जो अपना स्टाफ रिक्रूट करने की भी ऑटोनॉमी होती है, तो ये नॉर्म्स ये लोग फुलफिल नहीं कर रहे थे। तो अल्टीमेटली इसकी वजह से ये न्यूज में नहीं, एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट के पास गया। और दो जज बेंच ने कहा कि एक लार्जर बेंच कॉन्स्टिट्यूट करना चाहिए। और ऐसा क्यों करना चाहिए? क्योंकि पहले एक जजमेंट आ चुकी है। व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट जजमेंट? हाँ, ये प्रामति एजुकेशनल ट्रस्ट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 की ये जजमेंट थी, जिसमें 5 जज बेंच ने ये रूलिंग दी थी कि 25% वाला एग्जेम्पशन इनको मिलेगा। मतलब कि जो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, दे नीड नॉट टू रिजर्व 25% सीट्स फॉर सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टूडेंट्स। ठीक है। सो ये पूरा मामला था जिसमें राइट टू एजुकेशनल एक्ट के की वजह से आर्टिकल 21A, और माइनॉरिटी एजुकेशनल स्टूडेंट्स की वजह से आर्टिकल 30 क्लॉज 1 न्यूज में आया था। तो इनके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि ये पूरा मामला एक्चुअली है क्या। क्या था एक्चुअली? देखो, सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 30 क्लॉज 1 की, जो कि माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को ऑटोनॉमी देता है। इनके पास काफी अच्छी खासी ऑटोनॉमी होती है टू कंट्रोल ओवर देयर एडमिशंस, किसको एडमिशन देंगे, साथ में किसको, स्टाफ को कैसे सिलेक्ट करेंगे, और इनका करिकुलम क्या होगा। तो आप देख रहे हैं कि काफी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजों पे इनके पास ऑटोनॉमी है अच्छी खासी। स्टाफ पे कोई वो नहीं है, स्टाफ में भी। और साथ में मुझे लगा कि लाइट जाने वाली है, कुछ हुआ था बीच में। ठीक है। और तो ऑटोनॉमी है इन एरियाज में इनके पास, तो इन्हीं ऑटोनॉमी को ये चाहते हैं कि इंटैक्ट रहे। और जो
राइट टू एजुकेशन का सेक्शन 12 है वो इन पे लागू ना हो। तो इसके लिए एक जजमेंट आई थी परामती, अ, परामती केस जो हुआ था, परामती एजुकेशनल ट्रस्ट, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था दैट यस, इनको क्योंकि इनके पास ऑटोनॉमी है तो ये वाले सेक्शन इनको मानना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो उसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, ना तो ये नॉर्म्स फॉलो कर रहे थे, ना ये स्टाफ सिलेक्शन में वैसा वाले नॉर्म्स रख रहे थे, ना ये एडमिशंस दे रहे थे। तो अब 2 जज बेंच में ये केस गया और उन्होंने कहा कि लार्ज बेंच बनाओ, 5 जजेस बेंच बनाओ, और कुछ इंडिकेशंस उन्होंने दी। उन्होंने कहा कि ये जो आर्टिकल 21 है और जो आर्टिकल 30 क्लॉज 1 है, ये इनहेरेंटली इनमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई कॉन्फ्लिक्ट है। जैसे देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन आर्टिकल 39 बी, आर्टिकल 39 क्लॉज बी एंड क्लॉज सी एंड आर्टिकल 14, है ना। जब भी बात आती है, जब स्टेट को वेल्थ कंसंट्रेशन वगैरह में करना होता है, तो आर्टिकल 21 उसमें नहीं लगता, सॉरी आर्टिकल 14 उसमें नहीं लगता। तो देर इज एन इनहेरेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 39 बी एंड सी, राइट। तो जजेस ने ऐसा ऑब्जर्व किया कि ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट तो इनमें है ही नहीं, तो इन्होंने कुछ वे आउट भी इसके बताए हैं। वे आउट में क्या है कि अगर आपको जो ये 25% है, ये अपनी ही कम्युनिटी के लोग ले लो, राइट, अपनी ही कम्युनिटी के लोग ले लो, और एंड देयर शुड बी सर्टेन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन दीज माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जो कि अल्टीमेटली इनकी ऑटोनॉमी को हैम्पर ना करें। ठीक है, कुछ ऐसी गाइडलाइंस होनी चाहिए जो इन पे भी मान्य होनी चाहिए। जैसे टीचर्स की रिक्रूटमेंट कैसी होगी, तो एक मिनिमम स्टैंडर्ड्स फॉलो करना इनके लिए भी जरूरी होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ बीच का रास्ता इन जजमेंट से, इस जजमेंट से आया है, टू जज बेंच से। और इन्होंने कहा है कि फर्दर 5 जज बेंच बनना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी जो अर्लियर बेंच था वो भी 5 जज बेंच था। तो अगर इस बेंच की जो जजमेंट है उसको ओवर रूल करना है, तो एटलीस्ट 5 या इससे ज्यादा जज बेंच बनाना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तभी ओवर रूल कर पाएंगे। यू मस्ट बी नोइंग अबाउट दिस रूल, राइट। सो दिस वॉज अबाउट दिस। अच्छा, कुछ टाइम पहले एक माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए एक टू फोल्ड टेस्ट भी आया था, डू यू नो दिस। जो वो एएमयू वाला केस हो रहा था उस समय पे टू फोल्ड टेस्ट आया था, टू फोल्ड टेस्ट आया था, जिसमें उन्होंने क्या कहा था, एक तो एडमिनिस्ट्रेशन और इस्टेब्लिशमेंट। इस्टेब्लिशमेंट में क्या कि कौन सी कम्युनिटी इन्वॉल्व थी, क्या माइनॉरिटी कम्युनिटी ने जो पर्टिकुलर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उसको इस्टेब्लिश किया है, क्या कोई माइनॉरिटी कम्युनिटी इन्वॉल्व थी, साथ में ओरिजिन के टाइम पे क्या ये बनाया है इसलिए गया था कि इस पर्टिकुलर कम्युनिटी को हम केटर करेंगे, या फिर बाकी कम्युनिटी के लिए भी बनाया था, या सिर्फ किसी एक कम्युनिटी के लिए बनाया गया था, और साथ में उसके फाउंडिंग मेंबर्स कौन से थे। तो ये इस्टेब्लिशमेंट वाला टेस्ट आया। दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन में था कि क्या उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन जब ये बना था उस समय पे, क्या ये किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को फेवर करते थे, जैसे फॉर एग्जांपल उनको रिजर्वेशन देते थे क्या, या उनकी फीस माफ होती थी, या फिर स्टाफ में उनको उसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग रखे जाते थे, या करिकुलम वैसा था उनको सपोर्ट करता हुआ, या उनकी लैंग्वेजेस को प्रेफरेंस मिलती थी। तो इस तरह की अगर एडमिनिस्ट्रेशन और एस्टेब्लिशमेंट को देखेंगे कि अगर ये टू फोल्ड टेस्ट पास कर रहा है, तभी उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन को माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का दर्जा मिलेगा। और फिर जब दर्जा मिल जाएगा तो उसको ऑटोनॉमी मिलेगी अपनी गवर्नेंस में, अपने करिकुलम बनाने में, अपने स्टाफ सिलेक्शन में, और एडमिशंस में। और साथ ही के साथ वो ऑलमोस्ट अपनी 50% जो उनकी सीट्स हैं वो रिजर्व कर सकते हैं अपनी ही कम्युनिटी के लिए, माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए। सो होपफुली आपको ये पूरा का पूरा क्लियर हुआ। आरटीई एग्जेम्पशन टू माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन शुड बी रिवाइज्ड। तो अभी रिवाइज होनी है, तो हमने पिछला वाला केस में डिस्कस कर लिया कि क्या हुआ था, और माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी, और दोनों आर्टिकल्स भी। ठीक है, तो यही उसमें पूरा बताया गया है कि कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि जो ये ब्लैंकेट एग्जाम्पशन आपने लगाई है, इससे जो रेगुलेटरी स्टैंडर्ड है और जो चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन का आइडिया आया था आरटीई से, उसको थोड़ा सा आप अंडरमाइन कर रहे हैं इस ब्लैंकेट एग्जाम्पशन से। और साथ में कोई इनहेरेंट कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं है। ठीक है, साथ में कोएग्जिस्ट कर सकते हैं। 25% की रिजर्वेशन देनी है तो अपनी कम्युनिटी के लोगों को दे दो, जो आप में ही सोशली और एडुकेशनली या इकोनॉमिकली बैकवर्ड है उन वालों को दे दो, जो आपकी कम्युनिटी के हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो। साथ में जो कुछ
मिनिमम स्टैंडर्ड्स है उनको तो फॉलो करना पड़ेगा। जैसे टीचर्स के लिए या स्टाफ रिक्रूटमेंट के लिए जो मिनिमम स्टैंडर्ड्स है उसको फॉलो कर लो, उससे किसी की ऑटोनॉमी अंडरमाइन नहीं हो रही। साथ में अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो जो एजुकेशन का स्तर होना चाहिए वो बेसिकली गिर रहा है। ठीक है, सो होपफुली क्लियर हुआ सब कुछ। की कंसर्न्स यही थे, हमने डिस्कस कर लिया एक्चुअली होलिस्टिकली काफी। आर्टिकल 21A, राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन अप टू 14 years of age, and Article 30, Clause 1, right of minorities to establish and administer educational institutions, RTE Act 2009, सेक्शन 12(1), 25% की रिजर्वेशन टू प्राइवेट अनएडेड स्कूल फॉर डिसएडवांटेज चिल्ड्रन, एंड सेक्शन 23, मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर टीचर्स। तो ये दोनों सेक्शंस की वजह से ये पर्टिकुलर केस कोर्ट में पहुंचा है, और अभी इस पे जब जजमेंट आएगी तो हम डिस्कस कर लेंगे। अभी तक का जो था वो हमने देख लिया। अच्छा, तो लास्ट आर्टिकल है हमारा, सेंटर ने एक एआई बेस्ड ऐप बनाई है, आदिवानी। अब ये आदिवानी क्या है? बेसिकली एक ऐप है जो डेटाबेस कलेक्ट करके रखेगी, कॉर्पस कलेक्ट करके रखेगी सभी लैंग्वेजेस का, जिससे कि जो ट्राइबल लैंग्वेजेस हैं, देर आर ऑलमोस्ट हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर देयर? 461 ट्राइबल लैंग्वेजेस आर देयर एज फार एज आई रिमेम्बर। 2011 के सेंसस में 461 ट्राइबल लैंग्वेजेस आर देयर। लेट मी, हाँ 461 ही है। 2011 सेंसस के हिसाब से 461 ट्राइबल लैंग्वेजेस हैं, और उनमें से भी ऑलमोस्ट 71 डिस्टिंक्ट ऐसी ट्राइबल मदर टंग्स में आती हैं, और 81 लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो एक्सटिंक्शन के कगार पे हैं। क्यों है? क्योंकि एक तो जनरेशनल जो आगे पासिंग है वो थोड़ी हैम्पर हो रही है, साथ में क्योंकि कोई डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी लैंग्वेजेस है, हमने बाकी लैंग्वेजेस में देखा है कि जो एक्सटिंक्ट हो जाती हैं, तो वही प्रॉब्लम इन ट्राइबल लैंग्वेजेस के साथ भी है। तो इनको कंजर्व करने के लिए आदिवानी ऐप बनाया गया है। सो दिस इज गोइंग टू बी अ एआई बेस्ड ट्रांसलेशन टूल। ये जो ट्राइबल लैंग्वेजेस होंगी उनको ट्रांसलेट करेगा इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। तो एक तरह से जो इंटीग्रेशन है ऑफ ट्राइबल लैंग्वेजेस विद अदर लैंग्वेजेस, जिससे हम भी समझ सके, इनको भी बहुत फायदा होगा। सो इट विल ट्रांसलेट हिंदी इंग्लिश ट्राइबल लैंग्वेजेस, साथ में आपस में ट्रांसलेट कर पाएंगे हिंदी में भी इंग्लिश में भी, और किसी इंग्लिश से ट्राइबल लैंग्वेज पे भी जा सकते हैं, हिंदी से ट्राइबल लैंग्वेज पे भी जा सकते हैं, ऐसा। इट इज डेवलप्ड बाय आईआईटी दिल्ली, ये इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने इसको लॉन्च किया है। आदिवानी एआई बेस्ड ट्रांसलेशन टूल समझ के कोई और मिनिस्ट्री मत मार्क कर देना, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है। साथ में आईआईटी दिल्ली विद पिलानी आईआईटी नया राजपुर, सॉरी नया रायपुर, विद कोलैबोरेशन फ्रॉम ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूशंस अक्रॉस इंडिया, इन सब ने मिलकर इसको डेवलप किया है। ये इसकी फंक्शनैलिटी है, एंड इट विल हेल्प इन डिजिटाइजेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ ट्राइबल लैंग्वेजेस, मेनी ऑफ विच आर एंडेंजर्ड। ऑलमोस्ट 81 एज पर 2011 का सेंसस, 81 ऐसी है जो एक्सटिंक्शन फेस कर रही है। सो इट विल बी अवेलेबल ऑन गूगल प्ले स्टोर। अभी ये अपनी बीटा स्टेज में है, मतलब इसमें फर्दर चेंजेस किए जाने वाले हैं। अभी थोड़ा इसको टेस्टिंग वाले स्पेस पे है अभी। सो इट विल सपोर्ट भील, गोंडी, संतली, मुंडरी, ये ट्राइबल लैंग्वेजेस हैं, वी नो दैट। कुई, गारो, विच इज बीइंग स्पोकन इन मेघालय, असम, त्रिपुरा, यहाँ पे बोली जाती है, एंड अदर क्रिटिकली एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस। एंड इट विल सपोर्ट लैंग्वेज कॉर्पस क्रिएशन एंड वैलिडेशन बाय ट्राइबल स्पीकर्स। बेसिकली डेटाबेस क्रिएट किया जाएगा इन सभी लैंग्वेजेस का, और इसको फिर वैलिडेट करेंगे ट्राइबल स्पीकर्स, एडुकेटर्स और लिंग्विस्ट जितने भी हैं वो इसको वैलिडेट करेंगे। और अल्टीमेटली जब इसकी ट्रांसलेशन पॉसिबल हो जाएगी तो देखो इनको कितना फायदा होगा। ऐसा बहुत सारा करिकुलम है जो, या ऐसी बहुत सारी किताबें हैं, इफ नॉट जस्ट करिकुलम, बहुत सारी किताबें हैं जो इंग्लिश में होंगी या हिंदी में होंगी। तो ये जो ट्राइबल लैंग्वेजेस हैं, जो ट्राइबल लैंग्वेज स्पीकर्स हैं, वो भी अल्टीमेटली अपनी लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट करके उसका फायदा उठा पाएंगे। तो मेन स्ट्रीम जो इंडिया है उनमें भी इनका इंटीग्रेशन होगा, राइट? लैंग्वेज इज द की। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते। तो जब कम्युनिकेशन हो जाएगी तो अल्टीमेटली हेल्प मिलेगी, ठीक है। ये देखो यहाँ पे डेटा ऐड किया ही था, 461 ट्राइबल लैंग्वेजेस एंड 71 डिस्ट्रिक्ट ट्राइबल मदर टंग्स एंड 28 एंडेंजर्ड, 42 क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ऑल राइट, अकॉर्डिंग टू यूनेस्को क्लासिफिकेशन, भील मोस्ट स्पोकन नॉन शेड्यूल्ड ट्राइबल लैंग्वेज एंड अक्रॉस एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र। एंड ये कुछ इंपॉर्टेंट
फैक्ट्स हैं जो याद रखना। पॉलिसी लैंग्वेज लिंकेज की बात करें तो इट विल सपोर्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी विच इज फोकसिंग ऑन प्रिजर्विंग लोकल लैंग्वेजेस। लोकल लैंग्वेजेस प्रिजर्व होंगी इससे। एक तरह से जब डॉक्यूमेंट हो जाएंगी तो जनरेशनल पासिंग भी फैसिलिटेट हो पाएगी। देन इट कॉम्प्लीमेंट्स द आदि कर्मयोगी अभियान। ट्राइबल लीडरशिप के लिए जो कार्डर ट्रेनिंग होनी थी, जिसमें कितने मिनिमम कितने ऑफिसर्स बनने थे? 20 लाख ग्रास रूट ऑफिसर्स बनने वाले थे। और साथ में जो जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको भी थोड़ा एम्पैथेटिक बनाने के लिए ट्रेनिंग करने वाले थे। देन ग्रास रूट लेवल पे जो ये ट्राइबल लोग हैं, इन्हीं के लीडर्स को ट्रेन करने की बात इसमें हो रही थी, आदि कर्मयोगी अभियान। तो ट्राइबल लीडरशिप कार्डर ट्रेनिंग के लिए एक अभियान था, कुछ टाइम पहले ही ये लॉन्च हुआ है, पीआईबी में इसकी न्यूज आई थी। एंड इट अलाइंस विद डिजिटल इंडिया एंड एआई फॉर सोशल इंक्लूजन इनिशिएटिव। Adivani app, AI-based tool for tribal language translation and preservation. Major tribal languages, UNESCO classification of endangered languages, vulnerable, definitely endangered, severely endangered or critically endangered. Important. Then constitutional provisions for language and tribals, 350A, जिसमें मदर टंग में प्राइमरी स्टेज में मदर टंग में पढ़ाया जाए स्कूल्स में। एंड देन आर्टिकल 29 and 30 दैट gives the right to conserve distinct language and culture. और then PISA Act 1996 empowerment of tribal communities. So this was all about today's session. होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा। जो क्वेश्चंस पूछे हैं वो क्वेश्चंस के आंसर कमेंट सेक्शन में देना। एंड थैंक यू सो मच।